गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 2 आपके समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित समुच्चय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोई बच्चा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएगा? बताइए वंदना। समष्टि अर्थशास्त्र वेरी गुड, सिट डाउन। जैसा वंदना ने बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जैसे छोटी आर्थिक इकाई एक व्यक्ति की आय, अगर किसी इंडिविजुअल की हम इनकम लेते हैं तो उसका अध्ययन किस में करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और यदि हम बड़ी आर्थिक इकाई जैसे कि राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय का हमें अध्ययन करना है तो हम किसके अंतर्गत करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। आप में से कोई बता सकता है इसका आंसर? राष्ट्रीय आय क्या है? चलिए मैं ही बताता हूं। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाएं को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। यहां पर दो बातें क्लियर करना चाहूंगा मैं। पहला मैंने लिखा है एक लेखा वर्ष। लेखा वर्ष क्या होता है? एक तो सामान्य वर्ष होता है जो आप जनवरी से दिसंबर तक होता है। आप जनवरी में जो है नव वर्ष भी मनाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में जो लेखा वर्ष होता है इसे वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। और ये कहां से कहां तक होता है? अप्रैल टू मार्च। ये क्लियर हो गया? यानी कि जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हम अप्रैल टू मार्च अपना वर्ष लेकर के चलेंगे। और दूसरी चीज है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ये अंतिम क्या चीज है? अंतिम से यह मतलब क्या है कि वे वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादन प्रक्रिया के संपूर्ण चरण को पार कर चुकी हैं और पार करने के बाद उपभोक्ताओं के लिए अंतिम रूप से उपभोग करने के लिए तैयार हैं। यानी कि वो बिल्कुल उपभोग के लिए तैयार है। उसे अब किसी उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण से गुजरने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया? अंतिम वस्तुएं समझ में आ गई? अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या है? ठीक है। राष्ट्रीय आय की एक और परिभाषा है कि एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के बदले में कारकों को जो भुगतान प्राप्त होता है या कारकों को जो उत्पादन के कारकों को जो आय प्राप्त होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पर दो नई चीजें आई हैं। एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों क्या आया है? उत्पादन के कारकों को जो आय या भुगतान प्राप्त होता है, जो आय या भुगतान प्राप्त होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हम थोड़ा और समझ लेते हैं राष्ट्रीय आय के संबंध में। ठीक है। राष्ट्रीय आय जैसा समष्टि में पढ़ाया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग एक आर्थिक शब्दावलियां होती हैं जिनको हमें समझना होता है।
तो सामान्य निवासी क्या होते हैं देश के, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए सामान्य निवासी होने के लिए दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, या तो वह व्यक्ति देश में निवास करता है, देश में निवास करता है, और उस व्यक्ति के आर्थिक हित, संबंधित देश में या उसी देश में होते हैं। आर्थिक हित से हमारा मतलब है कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उपभोग, उत्पादन, निवेश, वह उसी देश से संबंधित होती हैं जिस देश की राष्ट्रीय आय का हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन होता है उस देश का सामान्य निवासी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे सकता हूं यहाँ पे कि भारत के विदेशों में दूतावास होते हैं। आप सभी को पता है ना, आप राजनीति शास्त्र में पढ़ते होंगे कि प्रत्येक देश के भारत में दूतावास हैं जहां उनके अपने राजदूत होते हैं, और ऐसे ही भारत के अन्य देशों में हर देश में अपने क्या है दूतावास है। तो मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है जिसका नाम क्या है मोहन, और मोहन ब्रिटेन में निवास करता है, ब्रिटेन में राजदूत है भारत का। अब मोहन को जो भी आय प्राप्त होती है, क्या वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय का हिस्सा है ना? क्यों? क्योंकि भले ही वो रह वहां रहा है ब्रिटेन में, लेकिन उसके आर्थिक हित कहाँ है? भारत में। उसे वेतन कहां से मिल रहा है? भारत से। बात समझ में आई? यानी कि दो शर्तें, वो यहाँ का सामान्य नागरिक हो और उसके आर्थिक हित हमारे देश में, भले ही वो यहाँ ना रह रहा हो, लेकिन उसके आर्थिक हित हमारे देश में निहित होने चाहिए। ये है। दूसरा है उत्पादन के कारक, कारकों को जो आय प्राप्त होती है वही राष्ट्रीय आय है। अब उत्पादन के कारक क्या क्या है, कौन बताएगा? आयुषी, उत्पादन के कारक और कोई बच्चा क्या क्या है? सूरज, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। जैसे आप सभी को पता ही है ना, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। एक और होता है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जो आज तक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन है वो किस पर डिपेंड करता है? इन उत्पादन के कारकों पर। और किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन के बदले में इन लोगों को जो भुगतान प्राप्त होता है, लोग क्यों कह रहा हूं मैं, भूमि होती है भूमिपति की, उसे बदले में क्या मिलता है? लगान। पूंजी होती है पूंजीपति की, उसे बदले में क्या मिलता है? ब्याज। श्रम होता है श्रमिक का, उसे बदले में क्या मिलता है? मजदूरी। और साहस होता है साहसी का, जो किसी कार्य में की शुरुआत करता है उसको क्या प्राप्त होता है? लाभ। इसको भी हम छोड़ देते हैं, मैंने आपको बताया आगे चल के आएगा। उसको लाभ प्राप्त होता है साहसी। ठीक है, तो ये इनको जो आय प्राप्त होती है उसी को ये हम जोड़ देते हैं, यानी कि देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं इनके माध्यम से, इनको बदले में हम जो आय दे रहे हैं उसी का ही जोड़ क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। यानी कि आप दो तरीके से राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे सकते हैं। पहला, एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों को जो आय प्राप्त होती है उस आय का जोड़ ही राष्ट्रीय आय है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, एक दूसरी आय में लेता हूं, इसको बोलते हैं हस्तांतरित आय।
कौन सी आय है? हस्तांतरित आय। ये भी एक आय है, इसको हम ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हस्तांतरित आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि हस्तांतरित आय कौन सी आय है? वह आय जो हमें उपहार के रूप में या किसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम के रूप में हमें प्राप्त होती है बिना कोई सेवा को दिए। जैसे कि उदाहरण, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो भी हमें मिलती है। कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो 60 साल का होने पे उसे पेंशन मिलती है, वो तो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, क्योंकि वो पेंशन उसे कब मिल रही है? जब उसने आजीवन अपनी सेवाएं दी, तब उसे वो पेंशन प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हस्तांतरित आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि कारक आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा